हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एसएमई 2 में इकॉनर्स के एसएमई 2 में हम लोग सेकेंड बुक ले रहे हैं जो कि है हॉग, टेनिसन, जिमरमैन और इसका चैप्टर 5.6। डिवोर्स से हमने 5.3, 4, 5 तीनों सेक्शन कर लिया है और अब हॉग पे आ रहे हैं। इसमें से सिर्फ सेक्शन 5.6 करना है जो कि है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। हॉग बुक बिल्कुल नया नहीं है हमारे लिए, हमने सेमेस्टर 1 में भी कर रखा है हॉग बुक से। तो देखा है कि हॉग का क्या होता है कि जो भी चीज़ हम डिवोर में पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रूफ वगैरह भी इसमें ऐड होता है। किसमें? हॉग में। डिवोर में कोई प्रूफ वगैरह ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग के लिए बुक बनाई गई है। हॉग में मतलब थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है और प्रूफिंग पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो इसलिए CLT जो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिवोर में, वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम हॉग में 5.6 में पूरा उसी के ऊपर है सेक्शन। आज वो करने जा रहे हैं। तो राइट डाउन द हेडिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। CLT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा था डिवोर में कि अगर x हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो उनका एवरेज और उनका सैंपल टोटल टी नॉट और एवरेज एक्स बार एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा कोल्ड है इसलिए थोड़ा सा मेरा वॉइस ऐसे हो रहा है। एक्स बार और टी नॉट दोनों जो है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ भी है। सो राइट डाउन सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इफ, पहले स्टेटमेंट लिख लो, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ a random sample x1 x2 xn of size n from a distribution with a finite mean mu। एक डिस्ट्रीब्यूशन x से लिया गया है जिसका मीन है म्यू एंड a finite positive variance हो गया सिग्मा स्क्वायर। then the distribution of W is equal to x bar minus mu अपॉन में सिग्मा बाई रूट n। ये एक्चुअली में W है क्या? x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n। देख रहे हो, एक सैंपल लिया गया है x1 से लेकर के xn जिसके एलिमेंट्स हैं और ये सब एक पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन है म्यू और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W इज इक्वल टू दिस, या फिर आप मीन को जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? समेशन xi i इज इक्वल टू 1 to n, मीन के लिए यही लिखोगे ना, और माइनस इसके लिए क्या लिखोगे? अच्छा, n म्यू अपॉन में उन्होंने क्या किया है ना, रूट n इंटू सिग्मा। मतलब ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंपल सी बात है, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? n से। यहाँ देखो, तो ये चीज बन गया। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों चीजें सेम हैं, अभी बता देंगे कैसे दोनों चीजें सेम हैं। तो इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 0 and 1 in the limit as n tends to infinity, as n tends to infinity। नाउ सी, तो यही हम लोगों को प्रूव करना है कि n जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो W है ये क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1। 0 to 1 का मतलब क्या?
हम लोगों को प्रूव करना है, और टू प्रूव दैट मीन ऑफ म्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये जो पोजीशन होता है ना, ये मीन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? मीन के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? वेरिएंस के लिए होता है। म्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 और फिर वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। और डब्ल्यू पता है क्या है? डब्ल्यू है जेड ऑफ एक्स बार। जेड ऑफ एक्स बार मतलब एक्स बार का जेड। ये हम लोग पहले भी इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्स बार का जेड, लेकिन इस बार प्रूफ करना है। और जो मैंने आपको कहा था कि एन से मल्टीप्लाई करके दिखलाना है, वो देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। तो ऊपर भी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी एन से, इंटू एन। ये आ जाएगा एन इंटू मीन माइनस एन इंटू म्यू, और नीचे में रूट एन से एन कैंसिल होगा तो रूट एन इंटू सिग्मा। एन इंटू म्यू क्या हो जाता है? मीन। मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन होता है। तो ये हो जाएगा समेशन एक्स माइनस एन म्यू अपॉन रूट अंडर एन इंटू सिग्मा। तो आप देख रहे हो कि एक तरफ ये एवरेज है, तो ये एवरेज का जेड हो गया। एक तरफ ये येलो से जो मैंने किया, ये एवरेज का जेड का फॉर्मूला है, और एक तरफ जो ब्लू से कर रहे हैं, दिस इज सम टोटल समेशन एक्स माइनस एन यू अपॉन रूट एन सिग्मा। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने किया हुआ है, म्यू ऑफ एक्स बार क्या हो जाता है? म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या हो जाता है? सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा बाई रूट एन। वही चीज तो है ना, नीचे में देखो और इधर देखो, सेम चीज है। वैसे ही म्यू ऑफ टी टोटल, टोटल के लिए हम लोगों ने किया हुआ है एन इंटू म्यू, और सिग्मा ऑफ टोटल इज इक्वल टू रूट एन इंटू सिग्मा। वही देखो, ये एन इंटू म्यू और नीचे में रूट एन इंटू सिग्मा। तो दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ इसका W इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। एक्सपेक्टेंसी ऑफ W लगाएंगे। हमें यही प्रूफ करना है ना, म्यू ऑफ W इज इक्वल टू 0, यानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ W इज इक्वल टू 0 और वेरिएंस ऑफ W इज इक्वल टू 1। यही है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसी को प्रूफ करना है। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ W लगाएंगे, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ म्यू। नीचे तो जो है सिग्मा बाई रूट एन, ये तो सिंगल होगा, ये तो बाहर आ जाएगा, बिकॉज दीज आर नॉट एस्टिमेटर्स। अभी आपने पढ़ा नहीं एस्टिमेटर्स, लेकिन बस इतना जान लो कि नीचे अगर कोई चीज है कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन, तो ये बाहर आ जाएगा, उस पर एक्सपेक्टेंसी का कोई इफेक्ट नहीं आता है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इज व्हाट? जल्दी बताओ। म्यू माइनस, और ये कांस्टेंट है इसलिए म्यू। समझ में आ रही है बात या नहीं? ध्यान से देखो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और एक्सपेक्टेंसी ऑफ म्यू कांस्टेंट होता है इसलिए म्यू, और अपॉन में सिग्मा बाई रूट एन। पर तो 0 आ गया बच्चे, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ W क्या आ गया? 0। यानी एवरेज इज अ नॉर्मल वेरिएट विथ इट्स मीन एज 0। क्लियर? अब आपने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा था या नहीं? वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए आपको याद होगा, पिछले सेमेस्टर में हम लोग निकालते थे ई ऑफ एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेंसी निकालेंगे, दैट विल बी वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहां पर जब हम लोग वेरिएंस ऑफ W निकालना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी ऑफ W माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ W का होल स्क्वायर, फिर एक्सपेक्टेंसी W माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ W क्या हो गया बताओ? एक्सपेक्टेंसी ऑफ W क्या हो गया? अभी तो निकाला है, फिर भी आप लोग नहीं जवाब दे रहे हो, ऐसे कैसे? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 0 अभी जस्ट निकाला हुआ है हम लोगों ने, बोलना चाहिए ना 0 और फिर होल स्क्वायर। क्योंकि एक्सपेक्टेंसी ऑफ W 0 है, इसलिए वो गायब ही हो जाएगा, और होल स्क्वायर।
तो एक्सपेक्टेंसी, अब आप W की वैल्यू डाल दो ना। W की वैल्यू क्या है? मीन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। W की जगह पे वैल्यू डाल दिया। अब देखो, एक्सपेक्टेंसी के बाहर निकलेंगे ये चीजें, ये, लेकिन स्क्वायर बन करके, तो नीचे में आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। और इधर कितना हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी के अंदर में? मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस 2 मीन इंटू म्यू। अब देखो जरा, या एक चीज और है, इतना क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे ही रहने दो। मीन माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज दिस? ये किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है? ऊपर स्क्रॉल करें, देखो जरा। कहाँ गया? वेरिएंस। इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा कि जिस भी चीज में से उसकी एक्सपेक्टेंसी माइनस की जाए, होल स्क्वायर करके फिर एक्सपेक्टेंसी ली जाए। तो यहाँ पर इसमें से इसकी एक्सपेक्टेंसी माइनस की गई है और होल स्क्वायर लिया गया, यानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स बार। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार का तो आपको फॉर्मूला याद है ही ना? याद है या नहीं? अभी तो लिखा था हम लोगों ने। वेरिएंस ऑफ एक्स बार, मीन का वेरिएंस कितना होता है? ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई रूट एन। तो वेरिएंस हो जाता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, नीचे भी है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, कैंसिल हो गया 1। सो वेरिएंस ऑफ W इज इक्वल टू 1। हेंस W इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा, इसमें ना एक चीज आपको पहले से पता है, ये एज्यूम किया जा रहा है। एक चीज आपको पहले से पता है, वो एज्यूम किया जा रहा है। वो क्या है? कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू आपको पता है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये भी आपको पता है। इसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स बार की जगह हम लोगों ने क्या यूज कर दिया? सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो W is normally distributed with mean 0 and variance कितना? 1। सो ऐसे लिख सकते हैं W follows normal distribution with 0 and 1। समझ में आ गई बात? यही था हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम के प्रूफ के बाद कुछ क्वेश्चंस हमें करना है। तो याद रहेगा कि नोट में अब आपको याद है ना कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n अगर ज़्यादा होने लगे, देन W फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1। यही है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और अगर पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना दिया रहे तो सैंपल के साइज पे हम कितने पे लेंगे? अच्छा हाँ, इस बुक में बोला है 25 और 30 के ऊपर। अगर आपके पास बुक है तो बता देंगे हम। इफ पॉपुलेशन इज नॉट मेंशन वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट, इसको नेक्स्ट नोट लिख लो। इफ पॉपुलेशन इज नॉट मेंशनड एज नॉर्मल, पॉपुलेशन गिवन नहीं है, बट इन दैट केस, in that case sample size of 25 और 30 साफ साफ आपकी बुक में लिखा हुआ है। इट्स ऑन पेज नंबर 209। आप वहां पर देख सकते हो, ग्रेटर देन 25 और 30, सैंपल साइज ग्रेटर देन 25 और 30
is sufficient for approximating to normal distribution. तो इस बुक के अकॉर्डिंग 25 और 30 लेंगे। डिवोर में है 30, तो हम लोग बेसिकली 30 के ऊपर ही लेंगे। इस बुक में अगर किसी किसी क्वेश्चन में 25 के ऊपर भी यूज़ किया होगा तो घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग बुक्स हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अप्रोच। हमारे इंडियन बुक्स में तो 20 के ऊपर ही कभी कभी कह देते थे, पहले के जो बुक्स होते थे। तो समझ में आ गया सेंट्रल लिमिट थ्योरम पूरा अच्छे से, उसका प्रूफ भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 5.6.1। फटाफट निकालो रीडिंग अपना। इट्स ऑन पेज नंबर 208। निकाल लिया सबने? लेट एक्स बार बी द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल का साइज कितना है? 25 और मीन है एक्स बार। इन अ स्ट्रिप ऑफ वायर इन विच ईच मेजरमेंट हैज अ मीन ऑफ 15, यानी ईच मेजरमेंट हैज अ मीन ऑफ 15 एंड अ वेरिएंस ऑफ 4, देन एक्स बार हैज एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन्होंने देखो दिया क्या हुआ है? मीन 15। म्यू ऑफ किसका दिया हुआ है? म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, और और वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। ध्यान से देखना, ये हमें गिवन है। अब इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज बिटवीन 14.4 से लेकर के 15.6 के बीच में क्या होगा, ये निकालना है मीन के लिए। ध्यान से सुनो मेरी बात। इंफॉर्मेशन एक्स के अबाउट दे रखा है और पूछा मीन का है, तो हमें पता होना चाहिए कि मीन का एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, मीन का वेरिएंस क्या होता है। तो देखो एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू ही होता है, जो एक्स का होता है वही एक्स बार का भी होता है, ये हो जाएगा 15। वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू बताया हुआ है मैंने सिग्मा स्क्वायर बाई एन, यानी 4 का स्क्वायर बाई 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार कितना आ जाएगा? 4/5, यानी कि 0.8। अब देखना जरा कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया हुआ है हमें कि नॉर्मल है या नहीं। पढ़ो तो क्वेश्चन। लेट एक्स बार दिस मीन ऑफ रैंडम सैंपल, कहीं नहीं दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। वो तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना सॉल्यूशन, इसलिए लिख दिया है देन एक्स बार हैज एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम लोग लिखेंगे सिंस n is equal to 25, so by CLT we can approximate it to a normal distribution. We can approximate it to normal distribution. In that case, probability for mean between 14.4 से 15.6 को कन्वर्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी फॉर जेड बिटवीन Z1 एंड Z2, वेयर Z1 कैसे निकलेगा? Z1 will be connected with 14.4 and Z2 will be connected with 15.6. तो Z1 is equal to 14.4 minus expectancy of x bar upon standard deviation of x bar, ये हो जाएगा 14.4 माइनस 15, नीचे आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स बार दैट इज 0.8। कितना आ गया? माइनस 0.6 अपॉन में 0.8, 6/8 कितना हो गया बताना बच्चे? -1.5 ना, 1.5 कैसे होगा? -0.75 होगा। हाँ जी बच्चे, गलती मिल गई यहाँ पर। ये देखो गलती यहाँ है, ये वेरिएंस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 4,
तो फिर वेरिएंस की जगह पे 4 ही डालना था ना, स्क्वायर क्यों डाल दिया? समझ में आ गई बात? यानी यहाँ से ये हट जाएगा, सिर्फ 4 रहेगा। अब 4 है तो कितना आ जाएगा? 2/5, क्योंकि उसका अंडर रूट करेंगे तो 2/5, 2/5 करेंगे तो 0.4, तो इसलिए अलग आ रहा है हम लोगों का यहाँ भी 0.4, 0.4, 0.4, 0.4। अब तो सही है, 4 का 1.5 टाइम्स ही होता है 6। अब सही है। अब Z2 निकालेंगे, Z2 निकालेंगे तो 15.6 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार दैट इज 15, स्टैंडर्ड डेविएशन वही है 0.4, so this is plus 0.6 upon 0.4, so this is plus 1.5। so probability for 14.4 से लेकर के मीन हमारा 15.6 तक हो, that is equal to probability for Z between minus 1.5 से लेकर के plus 1.5 तक। अब आपको तो पता है कि +1 ये बीच में 0 होता है, plus 1.5 इज हेयर, माइनस 1.5 इज हेयर। हमें बीच का एरिया चाहिए, तो हम राइट वाले में से किसको माइनस कर देंगे? लेफ्ट को। दिस इज 5 ऑफ 1.5 माइनस 5 ऑफ माइनस 1.5, तो 5 ऑफ 1.5 माइनस 5 ऑफ माइनस 1.5। इसका एरिया आप देख सकते हो टेबल से। सबको क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखने आता है ना? ठीक है, इसका यस, हाँ ठीक है। इसमें 2 पेजेस होते हैं, लेफ्ट वाला नेगेटिव के लिए होता है, राइट वाला पॉजिटिव के लिए होता है। तो जो 5 ऑफ 1.5 है उसको आप राइट वाले में देखोगे 1.5, तो यू विल गेट एरिया ऑफ 0.9332, और इधर देखोगे माइनस के लिए लेफ्ट वाले में, तो इसमें आ जाएगा माइनस 0.0668, टोटल आ जाएगा 0.8664। देखो ये सब पार्ट तो आप कर लेते हो, मेन चीज है आपको क्वेश्चन समझना कि इस क्वेश्चन में बात क्या थी। पॉपुलेशन वाज नॉट गिवन टू बी नॉर्मल, पॉपुलेशन वाज नॉट गिवन एज नॉर्मल। एक बार क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम कैसे क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगाएंगे, तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने n इज टू 25 इस बुक के अकॉर्डिंग 25 पे भी ले लेते हैं, इसलिए कर लिए। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो 30 से ऊपर आएगा, अगर 25 से या 25 या 25 से ऊपर आता है तो भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी बुक आपके सिलेबस में है। ये हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, एग्जाम्पल 5.6.2। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। चैप्टर 4 में आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस का पहला ही डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें एक्स ना एक इंटरवल से बिलोंग करता था A to B। प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाती थी 1/b माइनस ए और 0 अदरवाइज। याद आ रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और फिर इसका जब हम लोगों ने मीन निकाला था, एक्सपेक्टेंसी या फिर म्यू, ये आया था a+b/2। और जब हम लोगों ने वेरिएंस निकाला था तो ये आया था a-b का होल स्क्वायर बाई 12। इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, जो कि पिछले सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे निकालते थे बता देते बच्चे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये रफ वर्क थोड़ा सा। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स के लिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स, यानी कि 1/b माइनस ए इंटू डी एक्स, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। 1/b माइनस ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x का हो गया x²/2 a से b। दिस इज 1/b माइनस ए, दिस इज b² माइनस a²/2। ऊपर में टूटेगा ऊपर में टूटेगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, नीचे में आ जाएगा b माइनस ए इंटू 2। ये कैंसिल आ गया a+b/2। याद आ गया? ऐसे ही हम लोगों ने एक्सपेक्टेंसी ऑफ x² भी निकाला था,
एक्स स्क्वायर इंटू 1/b-a इंटू डी एक्स ए टू बी। तो ये आ गया था 1/b-a। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³/3 a टू b। तो दिस इज 1/3, ये इज इक्वल टू है 1/3b-a b³ माइनस a³। दिस इज 1/3b-a, इधर आ गया b-a b² प्लस a² माइनस ab। याद है ना a³ माइनस b³ का एक्सपेंशन, a माइनस बी और फिर a² प्लस b² प्लस हो जाता है अंदर में। देखो फिर आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हो। b-a कैंसिल, दिस इज b² प्लस a² प्लस ab/3। लेकिन वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x का होल स्क्वायर। तो दिस इज b² प्लस a² प्लस ab। ये वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में, और जिन्होंने पढ़ा है वो भूल गए हैं, वैसे भी बच्चों के लिए। माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x तो अभी निकाला है ना, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब कम से कम इतना तो आपको याद होगा कि एक्सपेक्टेंसी के लिए उस चीज को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करते थे या फिर इंटीग्रेशन करते थे। सम जो है वो डिस्क्रीट के लिए होगा और इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस के लिए होगा। तो अब इसको जरा सॉल्व करो, देखो आ जाएगा रिजल्ट अपना। दिस इज b² प्लस a² प्लस ab/3 दिस स्क्वायर माइनस a² प्लस b² प्लस 2ab/4। 4 3 आ जाएगा 12, 4b² 4a² प्लस 4ab माइनस में आ जाएगा 3a² माइनस 3b² माइनस 6ab। 4b² माइनस 3b² इज b², 4a² माइनस 3² इज a² माइनस 2ab/12। अब ये है क्या, a माइनस b का ही तो होल स्क्वायर है, आ नहीं गया? किया था सबने या नहीं? थर्ड सेम में किया था, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिख तो दिया, इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 5.6.2 में अब क्या कह रहे हैं, ये बैकअप था, इसके बाद से अब एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। पढ़ो तो जरा। लेट x1 x2 x20 यानी सैंपल साइज 20 है, बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हियर e xi इक्वल टू 1/2 और वेरिएंस ऑफ xi इज इक्वल टू 1/12 फॉर i इज इक्वल टू 1 to 20 तक। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। 0 से 1 तक है बच्चे, तो a इज इक्वल टू हो गया 0, b इज इक्वल टू हो गया 1। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x जब निकालोगे तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, a प्लस b/2। तो 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और जब वेरिएंस ऑफ xi निकालोगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर बाई 12। तो डैट विल बी a कितना है, a 0, b इज 1, 1 का स्क्वायर बाई 12। तो दिस इज 1/12। इसीलिए लिखा गया है 1/2 और 1/12। i इज इक्वल टू 1 2 से लेकर के 20 तक। अब देखो इन्होंने पूछा है y को सम टोटल ले लिया है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। लेट y इज इक्वल टू x1 x2 से लेकर के कहाँ तक, x20 तक का सम है, यानी ये सैंपल टोटल है। ये कौन सा वेरिएबल है, सैंपल टोटल है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल सैंपल मीन से रिलेटेड था, ये सैंपल टोटल से रिलेटेड है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल टोटल इज लेस देन 9.1। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल टोटल इज लाइंग बिटवीन 8.5 से लेकर के 11.7 तक। तो पहला वाला हो जाएगा तो दूसरा वाला भी हो ही जाएगा, इजी है। करें इसको। तो here y is
sample total and n is equal to 20. n is equal to 20. वैसे तो हमारे बुक में लिखा हुआ है कि 22 तक होना चाहिए, 25 या 30 पे होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे यूज करना चाहिए? इफ n इज ग्रेटर देन 25 और 30 तो अप्रोक्सीमेशन विल बी गुड। लेकिन अब अगर 20 तक है और सबका सम चाहिए और आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो कि एज्यूमिंग इट टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नोट लिख करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमें कुछ नहीं बताया गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है या नहीं, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो लिख देंगे एज्यूमिंग इट टू बी नॉर्मल, एज्यूमिंग या अप्रोक्सीमेटिंग टू नॉर्मल, approximating to normal। अब ध्यान से देखो, म्यू वाई क्या हो जाएगा? टोटल का मीन कितना होता है? किया था हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, और लिखा भी था मैंने फॉर्मूला, आपको याद होगा। ये देखो, रुक जाओ बता रहे हैं, ये 2 से शेड कर रहे हैं। दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ टोटल एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल, रूट एन सिग्मा और एन इंटू म्यू। तो म्यू वाई इज इक्वल टू एन इंटू म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यानी कि सम टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? रूट एन इंटू सिग्मा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टोटल के लिए। तो एन इंटू म्यू, एन कितना है 20 और म्यू कितना है? म्यू 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 तो हम लोगों ने निकाला है 1/2 एंड दिस इज 1/12। 1/2 तो ये कितना आ गया 10। ये कितना आ गया रूट अंडर 20 इंटू वेरियंस, वेरियंस का अंडर रूट यानी 1/12 का भी अंडर रूट, तो 20/√12 कितना होगा जरा निकालना। यस, किस चीज़ को मल्टीप्लाई किया है? इस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो? ये तो हम लोगों ने डिवोर में इसका प्रूफ किया था, फिर भी चलो हम साइड में आपको बता देते हैं। t इज इक्वल टू x1 प्लस x2, अभी याद आ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ t जब निकालते हैं तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 से लेकर के एक्सपेक्टेंसी ऑफ कितना आ जाता है xn तक। ये भी म्यू, ये भी म्यू, सब म्यू, याद आ गया? ये कितना हो गया n इंटू म्यू। इसलिए ये आया है, हमने कोई अपनी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो रूल है, इसलिए आता है। और वेरिएंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएंस ऑफ t इज इक्वल टू, तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 से लेकर के कहाँ तक चले जाएंगे? वेरिएंस ऑफ xn तक। ये भी सिग्मा स्क्वायर, ये भी सिग्मा स्क्वायर, सब सिग्मा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा n इंटू सिग्मा स्क्वायर। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जब t का करोगे तो फिर रूट लग जाएगा, तो रूट n इंटू सिग्मा। ठीक है, तो ये सब हो जाता है। कभी कभी कनेक्टिविटी नहीं बन पाता है क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए, आपने रिवाइज भी नहीं किया होगा, एक बार बस क्लास में पढ़ लिया होगा। कोई बात नहीं, आप पूछते रहो, पूछोगे तो याद आता जाएगा, फिर आपको पिछले टॉपिक का भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, तो आप रिवाइज भी करोगे, मोटिवेशन भी मिलेगा कि अरे मैंने अगर पहले का पढ़ा रहता तो मुझे खुद पता रहता। इसलिए पढ़ करके आया करो। स्टैट्स में भी नया नया सैम्पलिंग स्टार्ट हुआ है, पढ़ करके आया करो, नहीं तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकलेगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया 1.29। अब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी वाई लेस देन 9.1, इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो पी जेड लेस देन इक्वल टू Z1, वेयर Z1 क्या हो जाएगा? 9.1 है सम टोटल, सैम्पल टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे म्यू वाई और डिवाइड कर देंगे किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से। तो Z1 इज इक्वल टू 9.1 माइनस 10 बाई 1.29099 कितना आ जाएगा? 9.1 माइनस 10 और फिर डिवाइड कर देंगे 1.2
9099. This is minus 0.697. ये आ गई Z1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? Z1 की वैल्यू आ गई। तो अब आप निकाल दो। P for y less than equal to 9.1 is equal to P for z less than equal to minus 0.697, जो कि हो जाएगा phi of minus 0.697 और ये आ जाएगा 0.2423। पहला पार्ट हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में था बिटवीन दिस एंड दिस, इसी तरीके से हो जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी फॉर y बिटवीन 8.5 से लेकर के 11.7 तक, जिसको कि हम लोग कन्वर्ट कर देंगे p फॉर z बिटवीन z1 से लेकर के z2 तक, वेयर z1 इज इक्वल टू 8.5 माइनस मीन कितना है 10 और ये कितना है 1.29099 माइनस 10 अपॉन 1.29099। z2 इज इक्वल टू 11.7 माइनस 10 अपॉन 1.29099। दोनों की वैल्यू आ जाएगी। z1 आ जाएगा माइनस 1.162 और ये आ जाएगा 1.317। तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा P फॉर Z बिटवीन माइनस 1.162 से लेकर के 1.317 तक। राइट वाले में से हमेशा लेफ्ट वाले को माइनस करते हैं। एक ये बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का। जो हमें डिवोर का टेबल दिया गया है उसमें राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस करते हैं। अगर इंडियन बुक लोगे उसमें हाफ एरिया दिया रहता है 0 से, वहाँ देखने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमारे कोर्स में डिवोर का टेबल है। दिस विल बी फाई ऑफ 1.317 माइनस फाई ऑफ माइनस 1.16। ठीक है, अब इसका एरिया आप निकाल लोगे, पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका एरिया आएगा 0.9061। आपको हर एक वैल्यू को अपने टेबल से मैच करना है। अगर कहीं नहीं मैच हो रहा है पूछोगे क्लास में। माइनस 0.126, दिस इज इक्वल टू 0.7835। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करने हैं, तो एग्जाम्पल 5.6.3 टोटल है कितने 3, 4 और 5, 6 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन 6 जो है वो कुछ अलग है। मैपल का यूज़ है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके है। मैं तो सिर्फ ग्राफ के थ्रू समझाना है। और ठीक है, मतलब मेनली यही है। 5.6.3 है, फिर 5.6.4 और 5 में कुछ एक्सप्लेन करना है बस। देखते हैं बच्चे 5.6.3। लेट मीन डिनोट द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 25। इनका लैंग्वेज बहुत ईजी है, लेकिन इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट बस समझना है, इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये क्वेश्चन था, इस पे आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि डिवोर में कोई भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रॉक्सीमेट करके। इसलिए ये एक अलग है और प्रूफ अलग है, जो कि इस बुक में है, डिवोर में नहीं है। ये दोनों को तो आप अच्छे से कर जाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछना हो तो इसी दोनों में से। 5.6.3 let x bar denote the mean of random sample of size 25 from a distribution whose PDF is। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी लेंदी है, सारी चीजें हमें खुद निकालनी पड़ेगी। fx is equal to x cube by 3 where x is between 0 and 2। अब आपको शो करना है, आपको निकालना है फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन मीन इज बिटवीन 1.5 से लेकर के 1.65 के बीच में क्या होगा। देखो बच्चे, इससे पहले सभी क्वेश्चंस में ना हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दिए होते थे। इस बार वो है नहीं, तो वो भी हमें खुद निकालना पड़ेगा। म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, पीडीएफ दिया हुआ है, पीएमएफ नहीं है, पीडीएफ है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में या डिस्क्रीट में, जल्दी बताओ। कॉन्टिन्यूअस में।
तो इट फॉलोज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो क्लियर हो गया बिकॉज द वर्ड पीडीएफ इज देयर, इट्स नॉट पीएमएफ। म्यू एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स, इसके लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का, और x कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 to 2। अभी जो किया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टाइप से करना है। तो ये आ गया x इंटू एक्स क्यूब बाई 4 इंटू डी एक्स 0 से 2, 1/4 आ गया, x टू द पावर 4 है, का करेंगे तो x टू द पावर 5/5 0 to 2, this will be 1/20, x to the power 5, 2 to the power 5 is 32 minus 0, this is 32/20। कितना हो गया जरा देखना, 32/20, 32 divided by 20 equal to 1.6। अब निकालेंगे हम लोग e ऑफ एक्स स्क्वायर, तभी तो वेरिएंस आएगा। 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 4 इंटू डी एक्स, तो 1/4 तो बाहर आ गया, अंदर में पावर है x की पावर 5 है, बच्चे इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 6/6 0 to 2, तो 1/4 24 हो गया, 2 का पावर 6 माइनस 0 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 32 2 64, 64/24, 8 3 जा 8 8 जा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2.67 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 2.67 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x का होल स्क्वायर, ये रहा 1.6। देखो दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ x एंड दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ x स्क्वायर, 2.67 माइनस 1.6 का होल स्क्वायर, 0.67 माइनस ब्रैकेट 1.6 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0.11। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x, यानी रूट अंडर 0.11, रूट अंडर 0.11 इज इक्वल टू 0.33166। आ गई वैल्यू। अब देखो, तो इस दोनों को आप कहीं पर लिख लें, म्यू एक्स इज इक्वल टू कितना था 1.6, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 0.33166। अब हमें तो ले जाना है बच्चे मीन पे, डिस्ट्रीब्यूशन को किस पे कन्वर्ट करना है, मीन पे। मीन के लिए एक्सपेक्टेंसी निकालनी है, सब कुछ करना है। अब आप लोग मुझे बताओ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन क्या होता है, जल्दी बताओ ना, टाइम। एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन क्या होता है, म्यू ही होता है ना। अगर ज्यादा टाइम लगता तो अभी तक तो दिमाग में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए था ना बच्चे। एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 से लेकर के xn तक का सम कितनी बार बता चुके हैं, इसको फिर से देख लो। म्यू प्लस म्यू कितनी बार, n टाइम्स, और नीचे में n है, तो n इंटू म्यू बाई n, n कैंसिल, म्यू ही रह जाएगा। फिर जब आप वेरिएंस ऑफ x बार करोगे तो यह आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 से लेकर के कहाँ तक, वेरिएंस ऑफ xn और अपॉन में n, दिस इज सिग्मा स्क्वायर कहाँ तक, सिग्मा स्क्वायर, और नीचे में है n, तो हुआ है, हाँ वेरिएंस में से जब n निकलता है तो n स्क्वायर बन करके बाहर आता है ना, फिर n इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर, याद आ रहा होगा, अगर आपने किया है तभी समझ में आ रहा होगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई रूट n। अगर नहीं याद आता है तो बिल्कुल चुप नहीं बैठे रह जाना, ये काम कर लोगे रफ वर्क में, तो भी आप अभी तक जवाब दे सकते थे। तो ये आ गया म्यू, म्यू कितना है 1.6, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार कितना है, सिग्मा बाई रूट n, यानी 0.33166 बाई रूट 25 है, 5 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड विथ 5, टेक्स्ट एरर, एक मिनट, 0.33166 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू
0.066332। अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में पूछा था उस पर वापस आ जाना है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर मीन बिटवीन 1.5 से लेकर के 1.65 को आप कन्वर्ट कर दोगे प्रोबेबिलिटी, ये तो रफ वर्क था ना। प्रोबेबिलिटी फॉर जेड बिटवीन Z1 से लेकर के Z2 तक, वेयर Z1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस क्यों कितना है 1.6 बाई 0.066332, कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड विथ 0.066332 इज इक्वल टू 1.507 और Z2 कितना हो जाएगा 1.65 माइनस 1.6 बाई 0.066332। हम लोगों का ज़्यादा करेक्ट होगा बच्चे, क्योंकि हमने ज़्यादा डेसिमल के फिगर्स ले लिए हैं ना। तो अगर बुक से अलग भी आता है हम लोगों का ज़्यादा करेक्ट है। डिवाइडेड विथ 0.066332, दिस इज 0.7537 और ये माइनस में था, ये प्लस में है। ठीक है, तो अब हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर मीन बिटवीन 1.5 से लेकर के 1.65 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर जेड बिटवीन -1.507 से लेकर के कहाँ तक 0.7537 तक। तो दिस विल बी फाई ऑफ 0.7537 माइनस फाई ऑफ -1.507। सब क्लियर है ना। जब भी प्रोबेबिलिटी जेड निकालते हैं तो पहले राइट में से लेफ्ट वाले का फाइव माइनस करते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइव 0.7537 कितना आ गया जो भी आएगा सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली अभी बुक में से देख लेते हैं 0.7150, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा अलग आएगा कि वैल्यूज भी अलग है ना। 1.507 है, का 1.531 है, हम लोगों का 0.7537 है, उनका 0.765, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। जो भी आएगा वो आप लिख दोगे। क्लियर। अब एग्जाम्पल 5.6.4, इसके ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें वही है। एक नोट आप लिखो पहले। नोट, व्हेन टू यूज नॉर्मल। ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है कि नॉर्मल कब यूज करना है। स्टेप 1 में हम पहले ढूंढते हैं इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू बी नॉर्मल, कि पॉपुलेशन सैंपल एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है नॉर्मल से। इफ डिस्ट्रीब्यूशन is normal, then whatever sample size is there, sample size even if for 3, we can approximate normal. We can approximate to normal डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस हालत में भी यूज करना अगर सैंपल साइज 2 या 3 का है तो भी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही नॉर्मल था, उसे सैंपल लिया गया तो वो भी नॉर्मल ही फॉलो करेगा। दूसरा स्टेप, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं गिवन है, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, if nothing is mentioned about distribution, then sample size, if n is greater than 25 or 30, we can approximate to normal। एक तीसरा भी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसीलिए मुझे ये टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है। तीसरा है इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, अगर ग्राफ में दिखता है, इफ ग्राफिकली
मतलब ग्राफ देख करके बताना है। इफ ग्राफिकली, इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट टू एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, unimodal and continuous, then we can approximate to normal distribution। ध्यान से सुनो, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसा लेफ्ट में बिल्कुल वैसा ही राइट में, तो दिस इज सिमेट्रिक। ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। सब पढ़ा रखे हैं पिछले सेमेस्टर में, तो मुझे पता होता है कि क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें देखो बच्चे, पॉजिटिवली स्क्यूड मीनिंग समझा रहे हैं, एंड दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड, तो डेटा इस टाइप का होना चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा है यूनी मॉडल, समझ लो एक ही मोड है, दिस इज मोड, तो यूनी मॉडल। लेकिन ये नॉट यूनी मॉडल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। और क्या था? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में बच्चे आपको पता ही, मैथमेटिक्स आप पढ़ रखे हो, कॉन्टिन्यूअस मतलब हर जगह पेन जा सके, ऐसा नहीं। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर ज्वाइंट है ग्राफ हमारा, ये है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ग्राफ अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है चलेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं एक्सेप्टेबल होगा। तो अब आप समझ चुके हो कि ये तीन टाइप के होंगे, सिमेट्रिक, यूनिमॉडल और कॉन्टिन्यूअस। उस केस में हम उसको नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इसी चीज को समझाया गया एग्जाम्पल 5.6.4 में। 5.6.4 में let x1, x2, x3, x4 be a random sample of size from uniform distribution u0 to 1। देन ये सारा कुछ है, उन्होंने पूरा समझाया हुआ है कि x1 ले लिया हम लोगों ने, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले लिया, रैंडम सैंपल u0 1 से है, fx इज इक्वल टू 1, अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में है, 0 अदरवाइज, ये सब पता है हमें। म्यू इज इक्वल टू 1/2 और वेरिएंस कितना हो गया? 1/12। वी शैल कंपेयर द ग्राफ ऑफ पीडीएफ ऑफ y इज इक्वल टू समेशन xi। इसका ग्राफ देखना है हमें, पीडीएफ ऑफ और इसका ग्राफ ऑफ। इसका ग्राफ वगैरह सब बना करके दिया हुआ है, जी वाई इज इक्वल टू वाई 2 माइनस वाई, वाई इज बिटवीन 0 to 1, y is between 1 to 2। This is triangular PDF that is graphed in figure 5.6.1a। ग्राफ देखो, ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट पेज पे ग्राफ देखो, ट्रायंगुलर आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ट्रायंगुलर, क्योंकि ये है जी वाई इज इक्वल टू वाई, तो ये है 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। दिस इज द ट्रायंगुलर पीडीएफ। ये क्या है? ये क्या है? ट्रायंगुलर पीडीएफ है कि इसका ग्राफ क्या बन रहा है? ट्रायंगुलर। अब n2 1/2 और 2 वाला भी इन्होंने ग्राफ किया है, मतलब सीधी सी बात है कि एक और ग्राफ बना रहे हैं। 4 वाला भी किया है, 2 वाला भी किया है, 4 को करके ये कितने के लिए किया है? फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, 2 सैंपल साइज के लिए इन्होंने बनाया। फॉर n इज इक्वल टू 4, अगर चारों का सैंपल साइज ले लिया, ये आपको नहीं समझना है कि ये कहाँ से है, सिर्फ ग्राफ को कंपेयर करना बता रहे हैं, डिसीजन लेने का तरीका बता रहे हैं। जी वाई आ जाएगा y³/6, इधर आ जाएगा -3y³, दिख ही रहा होगा आपको बुक पे। ये आपको नहीं करना कि ये कहाँ से आया है, काफ़ी भयंकर भयंकर फंक्शन आ चुके हैं। y² + 60y
-44/6। ये कब के लिए? जब y इज बिटवीन 0 एंड 1। ये जब y इज बिटवीन 1 एंड 2। जब y इज बिटवीन 2 एंड 3। फिर है -y³ प्लस 12y² -48y प्लस 64/6। और ये y जो है ये किसके किसके बीच में? 3 से 4 के बीच में। इसका भी ग्राफ बनाया गया। नेक्स्ट पेज पे देखो, ग्राफ बनाया गया। तो वही कंपेयर कर रहे हैं कि पहले ट्रायंगुलर बना और दूसरा जो है वो थोड़ा सा इस टाइप का बना। ये कितने के लिए बना है? ये हो गया नॉर्मल 2 और 4/12। ये n इज इक्वल टू 4 साइज के लिए बना है। ये n इज इक्वल टू 2 साइज के लिए बना है। जब दो दो लेकर के देखा गया, ये नॉर्मल था जिसका मीन था 1 और वेरिएंस था 2/12। समझ में आ रहा है? ये पहला मीन का पोजीशन होता है, ये वेरिएंस का, ये मीन का और ये वेरिएंस का। तो देख रहे हो कि जैसे ही सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4, तो डिस्ट्रीब्यूशन हैज बिकम sample size n increased from 2 to 4, distribution is more normal, ज़्यादा नॉर्मल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। distribution is more towards normal, distribution is more towards नॉर्मल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो यही यहाँ पे समझना है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इससे बेटर ये ग्राफ है, बेटर ये ग्राफ है। ये सिमेट्रिक भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, यूनिमॉडल भी है और बेल शेप्ड भी है। बेल शेप्ड भी बोलना जरूरी है, ठीक है। ये पीडीएफ ऑफ सम ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स, ये बेटर है। समझ में आई बात? यहाँ पर भी सब कुछ है, ये भी यूनिमॉडल है, सिमेट्रिक है, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में, कॉन्टिन्यूस भी है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। इसलिए तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्रोक्सीमेट कर पाए हैं। इसको भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो यूनिमॉडल, एक ही मोड दिख रहा है, सिमेट्रिक है और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो दोनों को हम लोग नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ उनके ग्राफ पे भी डिपेंड करता है। ग्राफ में अगर ये तीनों बातें आ जाती हैं, जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं गिवन है, जब हमें सैंपल साइज 25 नहीं दिया हुआ है, अब सैंपल साइज देखो ना सिर्फ 2 का है, अब क्या करें? तो इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ अगर सिमेट्रिकल आ गया, यूनिमॉडल आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, तो फिर हम इसको नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यहाँ भी देखो ना सैंपल साइज 4 है और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता ही नहीं है कि नॉर्मल है कि नहीं है, तब हम इसको नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म में काम करना मुश्किल होता है। यूनिफॉर्म में देखो ना, ये चार चार फंक्शन को इंटीग्रेट करना, सो डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, सो डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेट। इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल में मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टीज कहाँ सॉल्व हो चुका है? एरिया वाले टेबल में। तो हमारे लिए इजी हो जाता है नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट करना। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आया ये चीज? ऐसा ही कुछ 5.6.6 में भी समझा रखा है कि जैसे जैसे n बढ़ता चला जा रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता चला जा रहा है? ज़्यादा नॉर्मल होता चला जा रहा है। ग्राफ बना करके समझाया है 5.6.6 में। काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा। काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है आपको। इस ग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हो। 5.6.5 को कट कर देना, वो अभी आपको नहीं करना है। 5.6.5 में काई स्क्वायर के बारे में बता रखा है। काई स्क्वायर अभी आपको नहीं पता है, इसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है और ये इजी होता है, इसलिए दिया हुआ ये एग्जाम्पल। लेकिन ये एग्जाम्पल अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि काई स्क्वायर आपने पढ़ा ही नहीं है। वो इक्वाट्रिक्स से पहले आप पढ़ लोगे, इक्वाट्रिक्स में पढ़ाया जाएगा काई स्क्वायर, तब आपको पता लग जाएगा। या इसी सेमेस्टर में आगे भी पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 7 में है काई स्क्वायर, तो वहाँ पर पढ़ाएंगे डिवोर में। 5.6.6 में भी बच्चे वही चीज़ें हैं,
इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है, ग्राफ बना करके समझाया हुआ है। ग्राफ देखो तो जरा चारों ग्राफ को। फर्स्ट ग्राफ जो है थोड़ा सा स्क्यूड है, थोड़ा सा स्क्यूड है। अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन यू शेप्ड। ग्राफ से इन्होंने बताया कि किसमें किसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। पहले वाले में देखो, हिस्टोग्राम हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इस हिस्टोग्राम का देखो, तो इसको जब ज्वाइन किया, एक बात बता रहे हैं, और अगर ये इस टाइप का ग्राफ आ गया तो ये यूनी मॉडल भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या यूनी मॉडल, सिमेट्रिक और कॉन्टिन्यूस भी है। तो इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू नॉर्मल। अब अगर कभी किसी में ऐसा आ जाता है, इसके ग्राफ को जब आप ज्वाइन करोगे, ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते, नेगेटिवली स्क्यूड है, यही समझाने का कोशिश कर रहा है। तो नो अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल, नो अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल, नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। और यहाँ तो खैर मजा ही आ गया, 3 3 है, मल्टी मॉडल है ना ये, यहाँ पर भी नो अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। में भी देखना बच्चे, कुछ इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ भी नहीं कर सकते। तो मेन चीज है कि जब आपके पास बहुत सारे एक्स होंगे, तो आपने चैप्टर 1 में पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम बना करके उनका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बना करके अगर इस डिजाइन का ग्राफ मिल जाता है तो फिर आप उस पूरे एक्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सारे एक्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाकर के अपना इजी वे में कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल सकते हो। तो यही इतना था इसमें 5.6 में हॉग में। तो हमने ये सीखा है, पहली चीज थ्योरम का प्रूफ देखा है, सीएलटी थ्योरम का प्रूफ। उसके बाद से हम लोगों ने एक नया क्वेश्चन देखा था, वो था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक और नया क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमें खुद से एक्सपेक्टेंसी निकालनी थी, खुद से वेरिएंस, फिर उसको यूज करना था मीन में। ये 3 बातें नहीं है, बाकी सब तो पढ़ा दी। और चौथा चीज जो नया है वो है ग्राफ के थ्रू डिसीजन लेना, वेदर वी शुड यूज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन और नॉट। तो ग्राफ भी बड़ा हेल्प करेगा आपको। ये मेरे ख्याल से सब कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट है, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये डिवोर का प्लस माना जाएगा, डिवोर को थोड़ा और अच्छा हाइब्रिड बना देगा ये, अगर इसको आप डिवोर के साथ मिक्स कर देते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको डिवोर का प्लस इसका भी कॉन्सेप्ट दोनों को यूज करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चे, तो हॉग का तो हो गया। अब एक और बुक से है यूनिट 1 में, यूनिट 1 में एक और बुक से किससे है, जस्ट अ मिनट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंडरसन से है चैप्टर 7.8। ये करने के बाद यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से फिर पीपी और असाइनमेंट हम देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।